नमस्ते। एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा में आपका फिर से स्वागत है। कल विज्ञान के बारे में अपन ने पढ़ा था, उस विज्ञान को ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान जो अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज अपन पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। रसायन विज्ञान से स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक। ये बेसिक है अपना, यूँ समझे। रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण आपको आना चाहिए। और इसी वर्गीकरण से अपन रसायन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर रासायनिक आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, तो उसको बांटने के लिए अपन दो वर्गीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक आधार पर एक तो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ, और रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ के अलावा दूसरे होते हैं, अशुद्ध ना कहें, उसको बोलेंगे मिश्रण। तो दो भाग हो गए, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण हो गए। तो रासायनिक आधार पर एक शुद्ध पदार्थ होते हैं और एक मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ की बात करें मतलब जिनका अस्तित्व केवल एक ही परमाणु से हो या निश्चित अनुपात में हो, तो वही शुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा तत्व, और तत्व के साथ दूसरा हो जाएगा यौगिक। तो तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थों के रूप हैं। मिश्रण की बात अपन बाद में करेंगे। तो रासायनिक आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं और दूसरे मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थों का आगे वर्गीकरण करें तो शुद्ध पदार्थ के दो भाग कर दिए अपन ने, एक तत्व हो गया और दूसरा हो गया यौगिक हो गया। अब ये तत्व शब्द है, इस तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था उसकी बात करेंगे। तो तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसकी व्याख्या अगर करने वाले व्यक्ति की बात करें तो तत्व की सबसे पहले व्याख्या करने वाला व्यक्ति था, विस्तृत व्याख्या, वो था लेवाशी। तो ये दोनों ही प्रश्न फिर इम्पोर्टेंट हैं। तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया, जबकि तत्व शब्द की व्याख्या करने वाला पहला व्यक्ति था लेवाशी था। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व तीन प्रकार के होते हैं, या तो तत्व धातु के रूप में पाए जाते हैं, या तत्व अधातु के रूप में पाए जाते हैं, या फिर तत्व की बात करें तो तत्व उपधातु के रूप में पाए जाते हैं। तो तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब बात करें यौगिक, तो यौगिक भी शुद्ध पदार्थ का ही रूप है। यौगिक का वर्गीकरण करें तो दो प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है वो समझ लें। यहाँ पे यह होता है ऑर्गेनिज्म। कार्बनिक का मतलब कार्बन ही ना समझें, कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक, और इसी ऑर्गेनिक की उत्पत्ति हुई है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म तो कार्बनिक का मतलब क्या हुआ? ऐसे यौगिक जो जीवित या सजीवों से व्युत्पन्न होते हैं, जीवित या सजीवों से व्युत्पन्न होते हैं, वही कार्बनिक में आएंगे। और जो मिनरल्स के रूप में या खनिज के रूप में जो पाए जाते हैं वही सब अकार्बनिक यौगिकों के रूप में आएंगे। अब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो ये मिश्रण के प्रकार हो गए। तो अपन फिर एक बार थोड़ा सा इसको बैकअप देख लें कि रासायनिक आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो दो भाग हैं, तत्व और यौगिक। अब तत्वों का वर्गीकरण करें तो धातु, अधातु और उपधातु होते हैं, जबकि यौगिक है वह कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। और मिश्रण समांगी हो सकते हैं, मिश्रण है वह विषमांगी भी हो सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा चलेंगे अपन, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे बेसिक से। वही तत्व, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। तत्व, तो तत्व को अपन ने पढ़ लिया था अभी कि तत्व की परिभाषा, तत्व का शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट बॉयल था। लेकिन तत्व की व्याख्या करने वाला व्यक्ति था, वह कौन था? लेवाशी था। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वे रूप है, यानी कि तत्व वे रूप है, क्या है? जिसे किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता।
आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस कर लें या फिर कोई केमिकल प्रोसेस कर लें, इन रासायनिक प्रक्रम द्वारा अगर इसे सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये हो गया तत्व। और इसी तत्व को बोलते हैं अपन एलिमेंट। तो एलिमेंट किसे कहते हैं? तत्व वह रूप है जिसे भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम द्वारा सरल पदार्थों में आगे विभक्त नहीं किया जा सकता, वही तत्व आएंगे। अब ये तत्व कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो तत्व 3 अवस्थाओं में हो सकते हैं। तत्व ठोस भी हो सकते हैं, तत्व द्रव भी हो सकते हैं, और तत्व है वह गैस के रूप में भी पाए जा सकते हैं। जैसे ठोस की बात करें तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, अर्जेंटम है, ईटीसी, ये सभी ठोस रूप में है। द्रव की बात करें तो हाइड्रोजीरम है, ब्रोमीन है, वो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। गैस की बात करें तो जितनी भी गैसेस है प्रकृति में, वह सभी इसी रूप में पाई जाती है। तो कहीं न कहीं तत्व सभी रूपों में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी पाया जाता है। तो ये तत्व के विभिन्न रूप हैं भौतिक आधार पर जो पाए जाते हैं अवस्थाओं के आधार पर। अब कितने तत्व हैं? IUPAC के अनुसार, अपन अंदाजे से बात नहीं करेंगे, IUPAC के अनुसार वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या है 118। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। यही 118 तत्व का वर्गीकरण करें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, 98 + 20। कहीं कहीं 92 और ऐसे लिखा हुआ है 26, लेकिन रसायन विज्ञान में इसी प्रकार का वर्गीकरण है। कुल तत्व 118 हैं आवर्त सारणी में, उसके 2 भाग कर दिए मैंने, एक तो 98 कर दिया और एक कर दिया मैंने 20 कर दिया। इसका मतलब क्या है वो समझ ले। 98 + 20, 98 तत्व है वह तो प्राकृतिक है, जबकि 20 तत्वों की बात करें तो यह संश्लेषित तत्व है, यानी कि मानव निर्मित है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखें। तीनों ही कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें प्राकृतिक तत्व 98 है और संश्लेषित तत्वों की संख्या कितनी है? 20 है। अब इन्हीं तत्वों का वर्गीकरण करें तो अभी अपन ने वर्गीकरण किया था तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व का वर्गीकरण किया था अपन ने एक तो धातु के रूप में, तत्व का वर्गीकरण किया था एक अधातु के रूप में। तत्व धातु के रूप में भी पाए जाते हैं, तत्व अधातु के रूप में भी पाए जाते हैं और तत्व उपधातु के रूप में भी पाए जाते हैं। तो धातु, अधातु और उपधातु, इन तीनों की व्याख्या करेंगे अपन। अब पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्व है। इन 118 तत्वों में कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं और कितने उपधातु, उनकी बात करेंगे। तो आवर्त सारणी में धातुओं की कुल संख्या 90 है, अधातुओं की कुल संख्या 22 है और उपधातुओं की संख्या है 6 है। देखो, कुछ अधातु की तरह कुछ उपधातु की तरह भी व्यवहार करते, लेकिन अपन एग्जैक्ट संख्या की बात कर रहे हैं। धातु 90 ही है, अधातु 22 ही है और उपधातु की बात करें तो केवल कितने हैं? 6 ही है। धातु क्या होते हैं? धातुओं की बात करें अपन, जितनी भी चीज़ें हैं, तो धातुओं से संबंधित बात करें अपन तो सबसे पहले ये तीनों वर्गीकरण याद रखना है आपको। ये धातु, अधातु और उपधातु है। जबकि प्राकृतिक संश्लेषित की बात की थी तो 98 + 20, ये दोनों याद रखना है। 118 में 98 प्राकृतिक है जबकि 20 संश्लेषित हैं। अब कहीं न कहीं आपने आवर्त सारणी देखी होगी। इस आवर्त सारणी में सभी तत्वों को किसी न किसी क्रम से जमाया गया है। इस आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम से जमाया गया है और उन तत्वों को क्या नाम दिया गया, उसकी बात करेंगे। एक प्रश्न इससे बन सकता है, आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं, उन सब की बात करेंगे। वर्ग की बात करेंगे तो इन वर्ग अनुसार सभी तत्वों को जमाएं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी है उसमें तत्व को क्या विशेष नाम दिया गया है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक तो है वर्ग 1, ग्रुप 1। वर्ग 1 के बाद आता है वर्ग 2। इन तत्वों को क्या नाम दिया गया है? विशेष नाम दिया गया है। वर्ग 3 से 12, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 के तत्वों को क्या नाम दिया गया है? इसके बाद आता है वर्ग 13 से 17। वर्ग 13 से 17 है, उनको क्या नाम दिया गया है?
इसके बाद है वर्ग 18। इन वर्ग 18 को विशेष नाम दिया गया है। इसके बाद आता है कुछ विशेष वर्ग, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन कौन से वर्ग को किस किस प्रकार से नाम से जाना जाता है। तो वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उनको कहा जाता है क्षारीय धातुएं। ये ज़रूर याद रखें, वर्ग 1 के तत्व है इनको क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। वर्ग 2 के तत्व है, नाम यही है लेकिन एक शब्द और जोड़ देना मृदा, तब इसका नाम हो जाएगा क्षारीय मृदा धातुएं। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल याद रखें, वर्ग 1 के तत्व क्षारीय धातु और वर्ग 2 के तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। वर्ग 3 से 12 हैं उनको कहा जाता है संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं इसको। वर्ग 13 से 17 है वह सभी अधातुएं हैं, ठीक है। तो इन वर्ग 13 से 17 में सभी नॉन मेटल्स आते हैं, ये सभी अधातुएं हैं। वर्ग 18 के तत्व 18 है उनको जाना जाता है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें किसी से क्रिया नहीं करती, इसीलिए इनको बोला जाता है शून्य वर्ग या ज़ीरो ग्रुप भी बोला जाता है 18 को। वैसे ही वर्ग 15, 16 और 17 के जो तत्व है उनको भी कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। वर्ग 15 के तत्व है इनको बोला जाता है निकोजन्स। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। वर्ग 15 निकोजन्स। वर्ग 16 है उनको बोला जाता है चेल्कोजन्स, और फॉर्मिंग बोलते हैं इसको चेल्कोजन्स को। और वर्ग 17 के हैं उनको बोला जाता है हेलोजन्स, ठीक है। तो ये वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 से 12, वर्ग 13 से 17, वर्ग 18, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, इनके कुछ विशेष नाम दिए गए, इसलिए आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं। इन्हीं वर्गों के कुछ और नाम हैं, जैसे कि वर्ग 1 और वर्ग 2। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में बढ़ता है, इसलिए इसको बोला गया है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 शामिल है। 3 से 12 की बात करें तो इनको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट है। 13 से 17 और 18 की बात करें, मतलब वर्ग 13 से 18 की बात करें तो ये सभी के सभी है वह पी ब्लॉक एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और इसके बाद कुछ जो यहाँ 18 तक नहीं रहे, इसके बाद 2 श्रेणियाँ बनाई गई थी। एक तो बोलते हैं लेंथेनाइट और एक श्रेणी आवर्त सारणी में है एक्टेनाइट। ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट आवर्त सारणी के नीचे ऐसी 2 सीरीज़ है 14 तत्वों की। पहली है लेंथेनाइट और दूसरी कही जाती है एक्टेनाइट। इन लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये कुछ आवर्त सारणी का वर्गीकरण, आपको पूरी आवर्त सारणी याद नहीं रखनी है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं वह आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4 वर्ग 1 से लगाकर 18, वर्ग 15, 16, 17 के कुछ विशेष नाम और उनके कौन कौन से ग्रुप से संबंधित है, कौन से एस ब्लॉक, कौन सा डी ब्लॉक, कौन सा पी ब्लॉक है और कौन सा एफ ब्लॉक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट चले अपन बात करें, अपन धातुओं से स्टार्ट करें। धातु क्या होते हैं और धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी बताई थी? 90। पहला तो है अधिकतर धातु है वह ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। धातु जितने भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक अपवाद है कि एक धातु है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजीरम, मरकरी या Hg के नाम से जाना जाता है। तो 90 धातु है उसमें 89 तो ठोस है, अपवाद एक ही है, वो कौन सा है? पारा है। अब धातुओं के गुण की बात करें तो धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला विज्ञान का गुण है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का कोई भी त्याग करता है तो हमेशा कौन सा आयन बनाता है? धन आयन। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन का निर्माण करते हैं। सबसे पहला गुण है ये, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हर धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर हमेशा धन आयन का निर्माण करता है। दूसरे गुण की बात करें
तो धातुओं में इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु में हमेशा धात्विक चमक पाई जाती है। मतलब धातुओं की सतह है वो चमकीली होती है। और ये प्रश्न पूछा गया है किसी भी धातु में धात्विक चमक का क्या कारण है, तो धात्विक चमक का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। तीसरा है कमरे के ताप पर सभी धातु ठोस अवस्था में होते हैं, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन अभी बात कर ली एक धातु है वो इसका अपवाद है, और ये अपवाद कौन सा है, पारा यानी कि मरकरी। मरकरी है वह एकमात्र ऐसा धातु है जो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। 3 गुण हो गए। तीसरी बात करें, नेक्स्ट बात चौथी, धातु की चौथी बात करें तो धातु हमेशा कठोर होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, इसलिए धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन अपवाद हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, इसके बाद कैल्शियम है, ये थोड़े से क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तो धातु हमेशा ठोस होते हैं, साथ ही कठोर होते हैं, लेकिन ये कुछ अपवाद हैं। 3 गुण अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो है आघात वर्धनीय, सभी धातु है वह आघात वर्धनीय होते हैं। दूसरा है सभी धातुओं में तन्यता पाई जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है। और सभी धातु है वह सोरोनस होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, ध्वनिक होते हैं। अब यहाँ बात करेंगे आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है। धातुओं को पीटने पर, अगर इसको पीटा जाए तो पीटने पर अगर उसको चादर के रूप में बदल दिया जाए तो वह क्या कहलाते हैं, आघात वर्धनीय। तन्यता का मतलब है धातुओं को खींचने पर, उनको खींचा जाए और खींचते खींचते एक लंबा तार बनाया जाए, तो वह तार बनाने की क्रिया ही कहलाती है तन्यता। और सबसे ज़्यादा तन्यता, सर्वाधिक तन्यता वाला धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक तन्यता आती है सोने में। सोना कई बार किताबों में 10वीं किताब में लिखा है कि इतने सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातुओं को पीटने पर उसके मध्य कणों में कंपन होता है, इसलिए आवाज़ उत्पन्न करते हैं। तो पीटने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं, यही आवाज़ उत्पन्न करने का गुण है वह कहलाता है ध्वनि। और इसी को एक सोरोनस इस नाम से पूछा गया था। सोरोनस क्या होता है, तो साउंड प्रोड्यूसिंग जो मेटल्स होते हैं उनको ही सोरोनस बोला जाता है। 8वां गुण बोलें तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब कहीं कहीं ये विद्युत ऊर्जा का कहीं कहीं प्रवाह करते हैं। लेकिन 2 अपवाद हैं, सीसा और पारा, यह सुचालक नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखें। मतलब ऊष्मा की, यह अपन बात कर रहे हैं ऊष्मा की, ठीक है। अब विद्युत की बात करें तो धातु विद्युत के भी सुचालक होते हैं। और सर्वाधिक चालकता कौन से धातु में पाई जाती है, चांदी में पाई जाती है। ये गुण भी इम्पोर्टेंट है। अब धातुओं के अगले गुण की बात करें तो ये ठोस होते हैं, इसलिए इनका घनत्व है वह उच्च होता है। और धातुओं का अगला गुण है इनका गलनांक। धातुओं का गलनांक है वह उच्च होता है, बहुत अधिक ताप पर पिघलते हैं। लेकिन इसके अपवाद हैं गैलियम और सीजियम। ये 2 ऐसे धातु है जिनके गलनांक कम होते हैं, लेकिन उच्च गलनांक वाला धातु कौन सा है, तो उच्च गलनांक वाला धातु है टंगस्टन। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। और आपको पता ही होगा यह लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलता है। इसलिए विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो इसी का बनाया जाता है। अब विशेष की बात करें धातुओं के बारे में, विशेष चीज़ें क्या हैं, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी बात करें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, लेकिन अभी एक आर्टिकल पढ़ा होगा पर्सी ब्रिजमैन। इस पर्सी ब्रिजमैन ने कहा था, एक नए धातु की खोज की है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है ब्रिजमैनाइट।
इसको अपने नाम के आधार पर बिजमिनाइट नाम दिया है, लेकिन अभी ये परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता। आप लोगों को तो एल्यूमिनियम ही याद रखना है। सर्वाधिक गलनांक। अब सभी धातुओं में एक रेडियोधर्मी धातु कौन सा होता है? तो रेडियोधर्मी धातु की बात करें तो रेडियोधर्मी धातु है वह है आपका फ्रेंसियम। फ्रेंसियम एक रेडियोधर्मी धातु है। तो अपन ने तत्व में धातु की बात कर ली। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जितने भी अधातु हैं। अधातु क्या होते हैं? तो धातुओं के विपरीत गुण। अधातु का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर वो त्याग करते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन का निर्माण करते हैं। धातु है वो धन आयन का निर्माण करते हैं, जबकि अधातु है वो ऋण आयन का निर्माण करते हैं। अब कुल कितने हैं? तो अधातुओं की संख्या कुल होती है 22 अधातु पाए जाते हैं। ये 3 अवस्था में है, ठोस भी है, ठोस के साथ द्रव भी है, और द्रव के साथ तीसरा रूप गैस भी है। अब इनका वर्गीकरण आपको याद रखना है। 10 अधातु है वह ठोस अवस्था में है, एक द्रव अवस्था में है, और 11 है वो गैस अवस्था में, सभी है। अब यहाँ एक अपवाद है, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वहाँ पारा था। यहाँ ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब देखें यहाँ पे, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। जितने भी अधातु है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसके अपवाद के रूप में पूछा जाए तो अपवाद में आपको याद रखना है अपवाद कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो इसके बारे में याद रखना है। अधातुओं में विभिन्न रंग पाए जाते हैं। यह विभिन्न रंग कैसे होते हैं? तो ध्यान रखें, जैसे कि आप बात कर लें क्लोरीन। क्लोरीन एक अधातु गैस है। इसका रंग है वह होता है हरा एवं पीला, हरा पीला, ठीक है। और भी बात करें अपन फास्फोरस पी, इसका रंग होता है पिंक यानी कि गुलाबी। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का रंग भी मोस्ट पीला ही होता है। तो अधातुओं में विभिन्न रंग पाए जाते हैं। अधातु का वर्गीकरण किया अपन ने इतना। तो इस प्रकार के अधातु है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं अपन उपधातु। उपधातु की बात करें तो उपधातु कितने हैं? और इन उपधातुओं की प्रकृति की बात करें तो उपधातु 6 है। उपधातु जैसे तो 3-4 और है, लेकिन उपधातु की बात करें तो केवल 6 ही है। इन 6 उपधातुओं के नाम आपको याद रखने हैं। बोरॉन एक उपधातु है। बोरॉन के बाद दूसरा आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक उपधातु है। बोरॉन, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम भी एक उपधातु है। जर्मेनियम के बाद एक आता है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक भी एक प्रकार का उपधातु है। देखो 6 याद रखने हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनिक, आर्सेनिक। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम के साथ आता है एंटीमनी। तो उपधातुओं की संख्या पूरे आवर्त सारणी में कितनी है? 6 ही है। लेकिन उपधातु जैसे गुण भी प्रकट करते हैं उनकी बातें नहीं करते, केवल 6 की बात करेंगे अपन। अब उपधातु किसे कहते हैं? तो इनमें धातुओं के गुण भी पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है उपधातु। तो ये 6 उपधातु आपको ज़रूर याद रखने हैं। अब कुछ बातें करें अपन। इन तीनों को पढ़ा अपन ने, तो तीनों के बारे में कुछ विशेष चीज़ें पूछी जाती है। जैसे कि तत्व, एक तत्व के बारे में पूछा जाता है, और एक धातुओं के कुछ विशेष प्रश्न आते हैं। तत्व और धातु। अब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा जाए। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। इसको समझे ध्यान से। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। अब इसमें सबसे हल्का तत्व बात करें, सबसे हल्का, अपन यहाँ धातु अधातु की बात नहीं कर रहे, तत्व की बात कर रहे हैं। सबसे हल्के तत्व की बात करें तो सबसे हल्का तत्व हो गया हाइड्रोजन हो गया। अब बात करें सबसे भारी तत्व,
तो सबसे भारी तत्व की बात करें, तत्व की बात करें, धातु अधातु की बात नहीं कर रहे, सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम। देखो फिर समझ लें, ये पूछा गया है केवल तत्व के बारे में, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। लेकिन इसी में सबके आगे धातु धातु लग जाए तो धातुओं से संबंधित कितने प्रश्न हो सकते हैं सर्वाधिक न्यूनतम में? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, यहाँ तत्व था लेकिन यहाँ वर्ड लगा दिया धातु, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। सबसे भारी धातु, धातु शब्द लगा है, तत्व नहीं लगा है। सबसे भारी धातु की बात करें तो ऑस्मियम है, मतलब ये भारी में भी सबसे भारी तत्व भी है और सबसे भारी धातु भी है। सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु, देखो सबसे हल्का तत्व तो कौन सा है? हाइड्रोजन है, लेकिन ये अधातु है। अब बात करें सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम है। तो अपन ने तत्व का वर्गीकरण पढ़ लिया, अभी तत्व कौन कौन से होते हैं इन तत्वों के बारे में पढ़ लिया। अब अपन अगली बात करेंगे यौगिक की, आज का लास्ट है ये, बाकी अपन मिश्रण कल पढ़ेंगे। यौगिक क्या होते हैं और यौगिकों के क्या गुण होते हैं, तो अपन ने यौगिक बता दिया था। यौगिक क्या होते हैं, तो इसकी भी मैंडेटरी कुछ शर्तें हैं। केवल इसका निर्माण है वह केवल किसके द्वारा हो सकता है? रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही इनका निर्माण हो सकता है और इनका विखंडन हो सकता है। मतलब यौगिक वे पदार्थ हैं जिनका निर्माण केवल रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही हो सकता है, और इन यौगिकों को वापस पृथक करना है मूल तत्वों में, तो उसके लिए भी केमिकल प्रोसेस की आवश्यकता होती है। तो यौगिकों का निर्माण और यौगिकों का अपघटन दोनों है वह रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही संभव है। अब यौगिक क्या होते हैं, तो कुछ नाम आते हैं जैसे कि CuSO4 डॉट 5H2O। आपको ये तीन चीज़ें ही परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। एक आता है FeSO4 डॉट 7H2O और तीसरा आता है ZnSO4 डॉट 7H2O। यहाँ डॉट करके H2O लिखा है, वह क्रिस्टलीय जल है। ये क्या है? क्रिस्टलीय जल। अब इनके नाम क्या क्या है, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इन नामों को आपको याद रखना है। CuSO4.5H2O की बात करें तो इनको बोला जाता है ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। FeSO4.7H2O को ग्रीन विट्रॉल के नाम से जाना जाता है, ग्रीन विट्रॉल। और तीसरी बात करें ZnSO4 + 7H2O, इसको जाना जाता है वाइट विट्रॉल, वाइट विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन यौगिक के वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इन यौगिकों के सूत्रों की बात करें तो ये सूत्र भी पूछे जाते हैं। यौगिकों के तीन प्रकार के सूत्र होते हैं। एक तो होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र के बाद दूसरा आता है आपका अणुसूत्र, यौगिकों की बात करें अणुसूत्र, और अणुसूत्र के बाद तीसरे नंबर का आता है आपका संरचना सूत्र। तो कोई भी यौगिक है उनके सूत्र तीन प्रकार के होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और संरचना सूत्र। इनमें क्या क्या विशेषता है वो समझ लें। यहाँ पे पहला है मूलानुपाती सूत्र, परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात। कोई भी यौगिक है उसमें जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं की संख्या का अगर सरल अनुपात बताए, परमाणु की संख्या का सरल अनुपात बताए, तो सरल अनुपात बताने वाले सूत्र को कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे कि C6H12O6, ये परमाणु की मूल संख्या है, लेकिन इनके सरल अनुपात की बात करें तो ये 1:2:1 हो जाएगा, 1:2:1 कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। तो ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। लेकिन अणुसूत्र परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताए। किसी यौगिक का ऐसा सूत्र जो परमाणु की वास्तविक संख्या का ज्ञान कराए, वास्तविक संख्या का ज्ञान कराए,
वह बन जाएगा आपका अणु सूत्र। जैसे कि इसी सूत्र की बात करें तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। जैसे कि मीथेन की बात करें CH4, तो यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। C2H6 की बात करें तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताए वह अणु सूत्र कहलाता है। और संरचना सूत्र में आता है किसी भी यौगिक में बंध की प्रकृति और परमाणु का विन्यास बताने वाला सूत्र है, वह कहलाएगा संरचना सूत्र। जैसे कि CH4, इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया CH4, तो CH4 है, इसमें बंध कितने एकल बंध है, तो ये बंध की प्रकृति होगी। और परमाणु का विन्यास, परमाणु किस एंगल से, कोण कितना है, बंध लंबाई कितनी है, इसके बारे में बताए तो ये कहलाता है संरचना सूत्र। तो कोई भी यौगिक के उसके 3 सूत्र होते हैं, तीनों सूत्रों का अंतर आपको याद रखना है। लास्ट में अपन देख लें, मूलानुपाती सूत्र क्या करता है, परमाणु का सरल अनुपात बताता है। अणु सूत्र क्या करता है, परमाणु की वास्तविक संख्या का ज्ञान कराता है। और परमाणुओं की बंध की प्रकृति और परमाणु का विन्यास एग्जैक्टली बता दे, वह कौन सा होता है, संरचना सूत्र। थैंक यू। कल अपन मिश्रण को आगे जारी रखेंगे।